अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आई एम हियर विद लेक्चर नंबर 47 फॉर इंटर पार्ट 1 एंड वी आर ऑन अवर यूनिट नंबर 3 दैट इज़ अबाउट गैसेस। हम लोग गैसेस के ऊपर बात कर रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अबाउट द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसमें हम लोगों ने उसके डिफरेंट पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ा था। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस को समझने के बाद हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से आर.जे. क्लॉसियस ने एक्सप्रेशन डिड्यूस की थी अबाउट द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, जिसमें हम लोगों ने वो प्रेशर को यूज़ करते हुए PV = 1/3 mnc² बार, इसको डिड्यूस करते हुए हम लोगों ने एक ये देखा था कि जो CRMS है यानी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वो डायरेक्टली इज इक्वल टू है √3RT/m, जहाँ पे T का मतलब है टेम्परेचर और M का मतलब है मोलर मास ऑफ द गैस। तो ये वाली इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम लोगों ने बॉयल्स लॉ को जो है वो डिड्यूस किया था, उसको वेरीफाई किया था। बिकॉज दिस इज़ जो ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस की जो इक्वेशन है वो आइडियल गैसेस के लिए है। तो हम उन लॉज को, इन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए डिफरेंट लॉज को जो है हम लोग प्रूव कर सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने बात की थी बॉयल्स लॉ के ऊपर, जिसमें हम लोगों ने इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए बॉयल्स लॉ को प्रूफ किया था कि द प्रोडक्ट ऑफ P एंड V = K-, यानी कि P और V जो है एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। एक को हम लोग अगर ज़्यादा कर रहे हैं, प्रेशर को अगर आप इंक्रीज़ कर रहे हैं तो वॉल्यूम कम होती जाएगी, और वो इस हिसाब से कम होती हैं कि इनका जो आपस में प्रोडक्ट है यानी कि दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो आंसर होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यानी कि अगर आपने दो सिचुएशन ले ली थी, एक में प्रेशर वॉल्यूम ज़्यादा था और प्रेशर ज़्यादा था वॉल्यूम कम था, और दूसरे में प्रेशर कम था और वॉल्यूम ज़्यादा था, तो दोनों इस हिसाब से बढ़ेंगे या घटेंगे कि जब दोनों को प्रोडक्ट निकालते हैं तो दोनों एक दूसरे के इक्वल आते हैं, उनके जो प्रोडक्ट हैं वो इक्वल आते हैं इन द डिफरेंट सिचुएशंस। लेकिन शर्त यहाँ पे ये है कि बाकी के जो तमाम उसके वेरिएबल्स हैं उनको आपने कांस्टेंट रखना है, जैसा कि इसमें आ जाता है टेम्परेचर आ गया है, उसके अलावा नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं वो आप लोगों ने कांस्टेंट रखने हैं। अब हम फिर से इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम लोग चार्ल्स लॉ को डिड्यूस करते हैं और देखते हैं कि हम लोग किस तरह से इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए मुख्तलिफ लॉस को वेरीफाई कर सकते हैं। तो आज हम लोग जिस लॉ के बारे में पहले बात करने वाले हैं दैट इज़ चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ को डिड्यूस करेंगे। इसके लिए हम लोग अपनी एक पुरानी इक्वेशन जो हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ी थी उसको फिर से इस्तेमाल करेंगे, उसको फिर से यूज़ करेंगे। ठीक है, पुरानी इक्वेशन क्या थी? PV = 2/3 KT। ये हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर्स में भी ये वाली इक्वेशन के बारे में बात की थी, इसको डिड्यूस किया था। अब जब हम लोग चार्ल्स लॉ के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम को रख लेते हैं और प्रेशर को दूसरी साइड पे भेज देंगे इक्वेशन के। प्रेशर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो जाहिर सी बात है ऑब्वियसली ये दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो KT/P। हमने इक्वेशन को रीअरेंज किया है, प्रेशर को लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे मूव कर दिया है, तो जब वो उसने अपनी पोजीशन चेंज की है विद इन एन इक्वेशन तो वो प्रोडक्ट न्यूमरेटर की बजाय जो है वो आ गया है डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग इतने पार्ट को इकट्ठा कर लेते हैं, यानी कि टेम्परेचर, चार्ल्स लॉ बेसिकली बात करता है टेम्परेचर और वॉल्यूम की, तो टेम्परेचर और वॉल्यूम को हम सेपरेट रखने देते हैं और बाकी तमाम चीज़ें जो कांस्टेंट थी उनको हम इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगी? V = 2/3 K/P ब्रैकेट के साथ T। यहाँ पे 2/3 ये तो नंबर है, इसकी वैल्यू तो सेम रहेगी। ठीक है, अब हम लोग K/P की बात करें, K तो ऑलरेडी एक कांस्टेंट है और प्रेशर जो है हमने चार्ल्स लॉ में ये शर्त थी कि प्रेशर को हम लोग सेम रखेंगे, प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे, प्रेशर जो है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है जो ब्रैकेट के अंदर है ये कांस्टेंट है, जबकि वो जो ये जो दो टर्म्स हैं जो आउटसाइड द ब्रैकेट हैं, आपको पता है कि चार्ल्स लॉ में हम लोग जो है इन दोनों को चेंज कर करके स्टडी करेंगे। कभी करते हैं, कभी वॉल्यूम को इंक्रीज़ करते हैं, कभी टेम्परेचर को इंक्रीज़ करके वॉल्यूम को इंक्रीज़ करेंगे, फिर टेम्परेचर को डिक्रीज़ करके वॉल्यूम भी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं और हमारे चार्ल्स लॉ में भी हमें पता है कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 2/3 K/P है ये कांस्टेंट है, इसीलिए हम इसकी जगह पे कांस्टेंट की वैल्यू लगा लेते हैं। हम ये कहेंगे कि 2/3
K बाय P इज इक्वल टू K डैश डैश, यानी कि K जो है यहाँ पे ये कांस्टेंट है, एक नया कांस्टेंट आपने लगा लिया, ठीक है। अब इसकी जगह पे या इसकी जगह पे हम लोग K डैश लगाएंगे, V इज इक्वल टू K डैश डैश, पीछे क्या रह गया था, टेम्परेचर। आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो ये क्या बन जाएगी, K डैश डैश इज इक्वल टू V ओवर T। तो ये था हमारा चार्ल्स लॉ कि जिसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर जो हैं एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो उनको हम लोग जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस तरह से लिख सकते हैं कि जब वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है टेम्परेचर के डिक्रीज़ होने से, या फिर वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से, तो डिफरेंट सिचुएशंस अगर हम ले रहे हैं उनकी, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से और वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है टेम्परेचर के डिक्रीज़ होने से, तो हम जो डिफरेंट इनकी सिचुएशंस ले रहे हैं तो उनका जो डिवाइड करके ये जो रेशो निकाल के आंसर आएगा चार्ल्स लॉ में, वो जो है सेम आएगा। वॉल्यूम ज़्यादा होगा टेम्परेचर ज़्यादा होगा, उसकी आपने रेशो निकाल ली। वॉल्यूम कम होगा तो टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, तो उसकी आपने रेशो निकाल ली। फिर आपने दोनों को कंपेयर किया तो दोनों जो हैं एक दूसरे के फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन एक दूसरे के बराबर होंगे, तो हम वो कहते हैं वो K डैश के कांस्टेंट के बराबर होते हैं। तो ये हम लोगों ने चार्ल्स लॉ को वेरीफाई किया है विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसमें हमने उनकी इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट तरीके से उसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करते हुए चार्ल्स लॉ को हम लोगों ने डिड्यूस किया है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे अबाउट द एवोगैड्रोस लॉ। बॉयल्स लॉ हम लोग डिड्यूस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में, उसको वेरीफाई कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। चार्ल्स लॉ आपने देखा अभी अभी हम लोगों ने इसको प्रूव किया है, वेरीफाई किया है। नेक्स्ट जो हमारे पास लॉ है दैट इज़ एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ में हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं अबाउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गैसेस। तो एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है कि आप 2 गैसेस ले लें, गैस नंबर 1 और गैस नंबर 2, ठीक है। आपने 2 गैसेस ले ली हैं, उनका आपने प्रेशर जो P है वो आपने सेम रखना है। यहाँ पे प्रेशर दोनों गैसेस का गैस 1 और गैस 2 का आपने सेम रखना है। वॉल्यूम आपने दोनों गैसेस का सेम रखना है, वॉल्यूम को आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, प्रेशर को आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, इन दोनों को आपने जो है कांस्टेंट रखना है। जो इनके नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होंगे, गैस 1 के नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स क्या बनेंगे, N1। गैस 2 के नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स क्या आएंगे आपके पास, N2। इनके मैसेस को देख लें, गैस 1 का मैस होगा आपके पास M1, गैस 2 का मैस होगा आपके पास M2। और इनकी अगर हम लोग मीन स्क्वायर वेलोसिटीज़ को ले लें तो गैस 1 की मीन स्क्वायर वेलोसिटी होगी C1 स्क्वायर बार और C2 स्क्वायर बार, ठीक है। तो हमने दोनों डिफरेंट जो गैसेस लिए हैं दोनों के वेरिएबल्स को देख लिया है कौन कौन से हैं। हमने कहा है कि जब हम इनके वेरिएबल्स ले रहे हैं, यहाँ पे टेम्परेचर का कोई अभी जिक्र नहीं है, तो प्रेशर और वॉल्यूम का जिक्र आ रहा है, तो प्रेशर और वॉल्यूम आपने कांस्टेंट रखने हैं, बिल्कुल भी चेंज नहीं करना थ्रू आउट द रिएक्शन। प्रेशर और वॉल्यूम आपने कांस्टेंट रख लिए हैं, तो अब आप इनके वेरिएबल्स देख लें। गैस 1 के नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स N1, गैस 1 के मोलर मास जो है मॉलिक्यूल का दैट इज़ मास ऑफ मॉलिक्यूल्स M1, और गैस 1 का मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो उनकी है दैट इज़ C1 स्क्वायर बार। इसी तरह गैस 2 के नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स N2, गैस 2 के मास ऑफ मॉलिक्यूल क्या है M2, और गैस 2 का मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या आ जाएगी C2 स्क्वायर बार। तो अब हम लोग दोनों गैसेस के लिए वो यूज़ कर लेते हैं इनकी इक्वेशन। फर्स्ट गैस के लिए हम लोग क्या करेंगे, PV लिख रहे हैं, P1 V1 नहीं लिखेंगे, बिकॉज दोनों जो हैं हमने कहा है कि दोनों गैसेस के आपने वो कांस्टेंट रखने हैं, तो इसीलिए हम जनरली उनको रखेंगे PV इज इक्वल टू, हमारे पास इक्वेशन क्या है 1/3, हमारे पास नॉर्मल इक्वेशन होती है MnC स्क्वायर बार। तो जब गैस 1 की बात कर रहे हैं, गैस 1 का मोलर मास 1 होगा, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल 1 के साथ मेंशन करेंगे, यानी कि गैस नंबर 1 की बात हो रही है। मीन स्क्वायर वेलोसिटी 1 के साथ मेंशन करते हैं, यानी कि गैस 1 की बात हो रही है। तो लिख देंगे 4 गैस 1, फर्स्ट गैस के लिए आपने ले लिया है। अगर आप A लिखते हैं तो यहाँ पे A मेंशन कर दें, B लिखते हैं B मेंशन कर दें। इसी तरह सेकेंड गैस है, आपने वो उसका नाम रखा था 2, तो उसका क्या आ जाएगा M2 N2 C2 स्क्वायर बार। यही हो गई 4 गैस 2, दोनों गैसेस का आपने ले लिया है। अब चूँकि हमने कहा था कि प्रेशर और वॉल्यूम दोनों गैसेस का सेम है, तो जब ये प्रेशर और वॉल्यूम दोनों गैसेस के सेम है तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों ये टर्म्स भी बिल्कुल जो है एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/3 M1 N1 C1 स्क्वायर बार,
1/3 m2 c2 स्क्वायर बार। ठीक है, क्योंकि पी वी दोनों इक्वेशंस के सेम हैं, तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जब पी वी लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशन की सेम है तो राइट हैंड साइड भी दोनों इक्वेशन की सेम होगी। हमने दोनों इक्वेशंस को आमने सामने लिख दिया विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन साइन इन बिटवीन दैम। इक्वल का साइन लगाएंगे, 1/3 दोनों साइड से कट हो गया है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, m1 n1 c स्क्वायर बार इज इक्वल टू m2 n2 c2 स्क्वायर बार। ये हमारे पास दोनों की आ गई हैं, उनकी वैल्यूज़ को कट करके एक जैसी वैल्यूज़ को। तो जब हम टेम्परेचर ऑफ बोथ द गैसेस को भी सेम रखेंगे, पहले यहाँ पे जिक्र हुआ था प्रेशर और वॉल्यूम का, अब थर्ड यहाँ पे हम बात करते हैं कि जब टेम्परेचर को भी सेम रखेंगे तो उनकी जो मीन काइनेटिक एनर्जीज़ हैं वो भी पर गैस की सेम हो जाएंगी। ठीक है, मीन काइनेटिक एनर्जी, ये आपने इक्वेशन यहीं तक स्टॉप कर देनी है। अब हमारे पास सेकंड कंडीशन क्या आ गई है कि जब आप इनका टेम्परेचर सेम रख रहे हैं तो उस वक्त इनकी जो मीन स्क्वायर वेलोसिटीज़ हैं, काइनेटिक एनर्जीज़ हैं, वो भी सेम आनी चाहिए। यानी जब दोनों गैसेस के टेम्परेचर सेम हैं तो उनके टेम्परेचर की क्या वैल्यूज़ थी, 1/2 m1 c1 स्क्वायर बार, 1/2 m2 c2 स्क्वायर बार। तो जब दोनों के टेम्परेचर सेम थे तो दोनों की मीन काइनेटिक एनर्जीज़ भी सेम हो गई। अब हम लोग हाफ हाफ को कट कर दें, हम ये कह सकते हैं कि m1 c1 स्क्वायर बार इज इक्वल टू m2 c2 स्क्वायर बार। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। अब हमारे पास टू टाइप्स ऑफ इक्वेशंस आ गए हैं, इक्वेशन नंबर 1 या और ये इक्वेशन नंबर 2। तो आप इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। किस तरह से, m1 n1 c1 स्क्वायर बार डिवाइडेड बाय m1 c1 स्क्वायर बार m2 n2 c2 स्क्वायर बार ओवर m2 c2 स्क्वायर बार। सेम वैल्यूज़ को आप कट कर दें, m1 के साथ कट हो गया, c1 के साथ, m2 और c2 आपस में कट हो गए। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ फर्स्ट गैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सेकेंड गैस। तो ये था हमारा एवोगैड्रोस का लॉ कि अगर आप टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर को सेम रखेंगे तो उस वक़्त उनके जो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, वो भी सेम रहेंगे। तो ये हम लोगों ने रूल जो है वो वेरीफाई किया है विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। उम्मीद है आपको ये समझ आया हो। फिर से एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं कि हम लोगों ने लिए हैं दो गैसेस लिए हैं विद द नेम 1 और 2। आप ए और बी के नाम से भी ले सकते हैं। तो गैस 1 है, उसका हमने कहा था कि प्रेशर और वॉल्यूम दोनों गैसेस का आपने सेम रखना है। गैस 1 आपने उसकी ये वैल्यू लिख ली विद द हेल्प ऑफ ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस है। गैस 2 की भी आपने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के हिसाब से उसकी इक्वेशन लिख ली है। फिर आपने कहा है कि आपने दोनों, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशन की सेम है, तो इसका मतलब कि उसकी राइट हैंड साइड भी सेम होगी। राइट हैंड साइड पे 1/3 कैंसिल करके वो इक्वेशन को आपने नंबर दे दिया, नंबर 1 आ गई। फिर आप कहते हैं जब आप टेम्परेचर भी सेम कर देंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जीज़ हैं वो भी एक दूसरे के बराबर आ जाएंगी। काइनेटिक एनर्जीज़ एक दूसरे के बराबर आई हैं तो हम लोग उसकी भी सेम वैल्यूज़ को 1/2 को आपने कट कर लिया और उसके बाद आपने उनके जो सेकंड उसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर लें। इक्वेशन नंबर 1 को आपने इक्वेशन नंबर 2 के साथ जब डिवाइड किया तो आपके पास आ जाएगा n1 इज इक्वल टू n2, यानी कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ फर्स्ट गैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ सेकंड गैस। तो ये था हमारा एवोगैड्रोस का नंबर, एवोगैड्रो का लॉ। एवोगैड्रो भी यही कहते थे कि जब आपने टेम्परेचर और प्रेशर को सेम रखा है और वॉल्यूम भी आपने सेम रखा है, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम तीनों आपने सेम रखने हैं, तो उस सूरत में जो उनके नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस होंगे, जो आइडियल गैसेस हैं कोई भी ले लें, तो वो भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो दिस इज़ व्हाट एवोगैड्रोस लॉ वाज स्टेटिंग। तो ये हम लोगों ने अपने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के इक्वेशन को यूज़ करते हुए वेरीफाई किया है एवोगैड्रोस के लॉ को। उम्मीद है आपको ये मेरा लेक्चर समझ आया हो। अगर यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।